नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को जल निकायों में सीवेज के उपचारित जल को बहाने की अनुमति देने की शक्ति सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों के मुद्दे पर केंद्र से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उधार लेने पर लगाई गई अधिकतम सीमा के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। हिमालयन वुल्फ का पहला IUCN आकलन प्रकाशित हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बढ़ाने पर बल दिया गया है। महासागरों से जुड़े एक अध्ययन से पता चला है कि 1981 से 2010 की औसत की तुलना में 2023 के दौरान ग्लोबल ओशियन हीट कंटेंट का स्तर लगभग तिगुना हो गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की तरफ। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG को जल निकायों में सीवेज के उपचारित जल को बहाने की अनुमति देने की शक्ति सौंपी है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के जरिए पहले से मौजूद गंगा नदी प्राधिकरण आदेश 2016 में संशोधन किया गया है। ये अधिसूचना 2016 के नियम में किए गए एक प्रावधान में संशोधन करती है। प्रावधान ये है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अनुपचारित या उपचारित सीवेज जल को नदी में नहीं बहाएगा। अब उपचारित अपशिष्ट जल या सीवेज जल को निर्धारित मानकों का पालन करते हुए नदी में बहाने की अनुमति दी गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपचारित सीवेज जल को कृषि, औद्योगिक जैसे क्षेत्रों में उपयोग की संभावना तलाशने के बाद ही बहाया जाएगा। इस निर्णय से नदियों में अधिक जल प्रवाह सुनिश्चित होगा, जिससे नदी जैव विविधता में भी सुधार होगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन में कार्य करती है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य है संपूर्ण नदी बेसिन में प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का पुनरुद्धार करना, और साथ ही नदी के जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नदी में आवश्यक इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखना। ये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करती है। इसमें 2 स्तरीय प्रबंधन संरचना शामिल है, गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारी समिति। इन दोनों की अध्यक्षता NMCG के महानिदेशक करते हैं। खबर के आखिर में समझते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में। ये कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2021 तक गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प करना था। हालांकि वर्तमान में इस कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम के कुल 8 स्तंभ हैं। पहला, सीवेज उपचार, रिवर फ्रंट का विकास, नदी की सतह की सफाई, वनीकरण, जैव विविधता, सार्वजनिक जागरूकता, तरल अपशिष्ट का प्रबंधन और गंगा ग्राम। चलिए अब समझते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों के मुद्दे पर केंद्र से जवाब तलब किया है। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमेटी GEAC ने ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 के लिए एनवायरमेंटल रिलीज या फील्ड ट्रायल की अनुमति देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति TEC की रिपोर्ट पर विचार किया था या नहीं। इससे पहले वर्ष 2022 में GEAC ने DMH11 के एनवायरमेंटल रिलीज की सिफारिश की थी। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ DMH11 के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। DMH11 अर्थात धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ट्रांसजेनिक सरसों की एक किस्म है। इसे आनुवांशिक संशोधन के जरिए खरपतवारनाशी हर्बिसाइड्स को सहने में सक्षम बनाया गया है। इस किस्म में 2 बाहरी जीन्स बार्नेज और बार स्टार को शामिल किया गया है। इन्हें मिट्टी में पाए जाने वाले बैसिलस एमाइलो लिक्वेफेसियंस नामक जीवाणु से लिया गया है। यहाँ आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के संबंध में समझ बना लेना भी बेहतर रहेगा। जब किसी पादप, प्राणी
या सूक्ष्म जीव के जीनोम में एक या अधिक परिवर्तन करके उनकी कुछ विशेषताएं बदल दी जाती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद को आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहते हैं। जब किसी पादप, प्राणी या सूक्ष्म जीव के जीनोम में कृत्रिम तरीके से किसी एक या एक से अधिक अन्य प्रजातियों के डीएनए अनुक्रम को शामिल किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप तैयार उत्पाद को ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। यहाँ ट्रांसजेनिक फसलों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को भी समझ लेना बेहतर रहेगा। ओपन फील्ड टेस्ट से पहले कई समितियों द्वारा ट्रांसजेनिक फसलों की सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाता है। व्यावसायिक उपयोग हेतु मंजूरी पाने के लिए ट्रांसजेनिक पौधे गैर जीएम वेरिएंट से बेहतर और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होने चाहिए। जीईएसी इनके लिए एनवायरमेंटल रिलीज की सिफारिश करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्हें अंतिम मंजूरी प्रदान करता है। यहाँ हम जीएम फसलों के लाभ को भी समझ लेते हैं। जीएम फसलें कई बीमारियों से लड़ने में सक्षम होती हैं। फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। इससे अंततः खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। अंत में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जीईएसी के बारे में आधारभूत तथ्यों के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जीईएसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई है। इसे पर्यावरण में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ और उत्पादों के एनवायरमेंटल रिलीज या फील्ड ट्रायल से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने उधार लेने पर लगाई गई अधिकतम सीमा के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। FRBM अधिनियम 2003 में 2018 में एक संशोधन कर राज्य की निवल उधारी के लिए अधिकतम सीमा तय की गई थी। केरल सरकार ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार का ये कदम राज्य के विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण है। केरल सरकार ने ये तर्क भी दिया है कि राज्य का सार्वजनिक ऋण संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्य सूची का एक विषय है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को देश के राजकोषीय प्रबंधन तथा लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया था। इसके तहत राजकोषीय घाटे को कम करने में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय की गई है। FRBM 2003 के तहत केंद्र सरकार के उधार, ऋण, राजकोषीय एवं राजस्व घाटे आदि पर सीमा तय की गई थी। 2018 में इस अधिनियम में एक संशोधन किया गया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त ऋण जीडीपी अनुपात को साल 2024-25 तक 60% तक लाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्यों ने अपने खुद के FRBM अधिनियम भी लागू किए हैं, जो केंद्र सरकार के FRBM अधिनियम के अनुरूप है। राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म के अन्य साधनों पर भी एक नजर डालते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को मिलने वाला धन, अंतर सरकारी धन का हस्तांतरण। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और स्थानीय निकायों को कई प्रकार के अनुदान तथा ऋण प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 293(2) के तहत केंद्र सरकार को किसी भी राज्य को ऋण देने तथा राज्यों द्वारा कहीं और से लिए जाने वाले ऋण के लिए गारंटी देने का अधिकार सौंपा गया है। वहीं अनुच्छेद 293(3) राज्यों को केंद्र सरकार की सहमति के बिना उधार लेने से रोक लगाता है। हालांकि ये तब लागू होता है जब राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार का कोई ऋण बकाया है या केंद्र ने राज्य के किसी ऋण के लिए गारंटी दे रखी है। चलिए अब समझते हैं आज की चौथी मुख्य खबर को। हिमालयन वुल्फ का पहला IUCN आकलन प्रकाशित हुआ। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम IUCN आकलन के प्रमुख निष्कर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें पहला है घटती आबादी। हिमालयन वुल्फ की कुल आबादी लगभग 2275 से 3792 के बीच है। भारत में इनकी आबादी 227 से 378 के बीच दर्ज की गई है। IUCN के आकलन में बताया गया है कि हिमालयन वुल्फ के पर्यावास यानी आबादी वाले क्षेत्र में कमी आई है
पर्यावास के विस्तार और गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट में हिमालयन वुल्फ के समक्ष मौजूद खतरों की भी चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। पहला, शिकार की घटती संख्या के चलते संघर्ष। हिमालयन वुल्फ के पर्यावास में बदलाव और उनके पर्यावास के अतिक्रमण तथा जंगली शिकार की आबादी में कमी के कारण उनके अस्तित्व के सामने संकट उत्पन्न हो गया है। दूसरा, कुत्तों के साथ हाइब्रिडाइजेशन। यह विशेष रूप से लद्दाख और स्पीति में देखा गया है, जहां जंगली कुत्तों की आबादी बढ़ रही है। तीसरा, अवैध शिकार। फर, पंजे, जीभ, सिर आदि सहित शरीर के अन्य अंगों के व्यापार के लिए इनका शिकार किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम हिमालयन वुल्फ के संदर्भ में आधारभूत तथ्यों को समझ लेते हैं। यह भेड़िए की एक उप प्रजाति है। यदि इसके पर्यावास अर्थात हैबिटेशन की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से हिमालय, नेपाल और भारत तथा तिब्बत के पठार के ऊंचाई वाले स्थानों 3900 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हाइपोक्सिक स्थितियों यानी ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए इनमें आनुवांशिक अनुकूलन बनाए रखने की क्षमता होती है। इनकी कुछ अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो इनके पीठ और पूंछ पर भूरे रंग वाला मोटा फर होता है। इनके चेहरे, अंगों और निचले हिस्से पर हल्का पीलापन रहता है। ये आकार में भारतीय और यूरोपीय भेड़ियों से भी बड़े होते हैं। हिमालयन वुल्फ घरेलू शिकार की अपेक्षा जंगली शिकार को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ हिमालयन वुल्फ के संरक्षण की स्थिति को समझ लेना भी प्रासंगिक है। ये IUCN की सूची में वल्नरेबल अर्थात सुभेद्य श्रेणी में शामिल हैं। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये साइट्स अर्थात द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा की परिशिष्ट 1 अपेंडिक्स 1 में शामिल है। अंत में हम हिमालयन वुल्फ की सुरक्षा हेतु सुझाए गए कुछ उपायों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जंगली शिकार की पर्याप्त आबादी सुनिश्चित करना तथा लैंडस्केप को सुरक्षित रखना और उन्हें पुनर्बहाल करना। रेंज देशों में इन प्रजातियों के संरक्षण हेतु सीमा पार प्रयास किए जाने चाहिए। वन्य प्रजातियों के संरक्षण कार्यक्रमों में हिमालयन वुल्फ को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब रुख करते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर का। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी SPR बढ़ाने पर बल दिया गया है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के ही भंडार होते हैं। ये भंडार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के कच्चे तेल के भंडार से अलग होते हैं। भारत में इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के जरिए स्थापित किया गया है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV है। भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार SPR की वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसका उल्लेख 2 चरणों में किया जा सकता है। पहले चरण में 3 स्थानों पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित किए गए हैं। इन स्थानों का नाम है विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर। इसके दूसरे चरण में चंडीखोल और पादुर में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने की योजना बनाई गई है। 2019-20 के डेटा के अनुसार भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की वर्तमान क्षमता से देश में केवल 9.5 दिनों की पेट्रोलियम मांग को ही पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए 64.5 दिनों के लिए भंडारण की सुविधा मौजूद है। इसलिए वर्तमान में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के कुल भंडारण से 74 दिनों की मांग को पूरा किया जा सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मानना है कि किसी देश के पास 90 दिनों के आयात के बराबर तेल का स्टॉक होना चाहिए। इससे आपूर्ति में किसी बड़े व्यवधान की स्थिति में 90 दिनों तक देश की खपत की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का क्या महत्व है, आइए इसे भी विस्तार से समझते हैं। ये तेल संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अर्थव्यवस्था को कच्चे तेल की कीमतों की अस्थिरता से बचाए रखता है और इसे भंडारण के लिए तेल कंपनियों को लीज पर दिया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में। इस ओर आरंभिक पूंजी और स्थापना की लागत बहुत अधिक है। चरण 2 के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या भी सामने आई है और इन्हें मौजूदा रिफाइनरियों से दूर स्थापित करने पर परिवहन लागत बढ़ जाती है।
चलिए अब समझते हैं आज की छठी व अंतिम मुख्य खबर को। महासागरों से जुड़े एक अध्ययन से पता चला है कि 1981 से 2010 के औसत की तुलना में 2023 के दौरान ग्लोबल ओशन हीट कंटेंट OHC का स्तर लगभग तिगुना हो गया। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वर्ष 2023 में विश्व के महासागरों के ऊपरी 2000 मीटर वाले हिस्से में उष्मा की भंडारित मात्रा 286 जेटाजूल्स तक पहुंच गई। वर्ष 2023 के दौरान उष्मा की यह मात्रा 1981 से 2010 के औसत की तुलना में लगभग तिगुनी है। ऐसा अनुमान जताया गया है कि वर्ष 2023 में महासागरों में उष्मा की कुल मात्रा एक तरह से हिरोशिमा पर बरसाए गए परमाणु बम के बाद निकली उष्मा के लगभग 4.6 अरब गुना के बराबर है। महासागर ग्लोबल वार्मिंग के चलते उत्पन्न होने वाली 90% हीट यानी उष्मा को अवशोषित करते हैं। इसलिए अटलांटिक महासागर, उत्तरी एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर और सदर्न ओशन वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहे हैं। यहाँ ओशन हीट OHC के संदर्भ में समझ बना लेना भी बेहतर रहेगा। महासागरों द्वारा अवशोषित और भंडारित उष्मा की कुल मात्रा को ओशन हीट कंटेंट कहा जाता है। समुद्री जल के तापमान का मापन किसी विशेष समय और स्थान पर जल में उष्मा की मात्रा को दर्शाता है। इसे ऊर्जा की इकाई अर्थात जूल में मापा जाता है। जल की उष्मा धारण क्षमता हवा की तुलना में अधिक होती है। इसका अर्थ है कि जल बहुत अधिक मात्रा में उष्मा भंडारित कर सकता है। अंत में हम ओशन हीट की भूमिका के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह पृथ्वी के ऊर्जा, जल और कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। यह जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी होता है। जब महासागर गर्म होता है तो वायुमंडल में उष्मा और नमी अधिक मात्रा में पहुंचती है। इससे चक्रवाती तूफान काफी प्रबल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप चरम मौसमी घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलती हैं। यह जल में ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है। समुद्र का बढ़ता तापमान सीधे तौर पर प्रवाल के अस्तित्व को भी प्रभावित करता है। चलिए अब हम सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज चर्चा में है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखिका और भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। यदि इनके योगदान एवं उपलब्धियों की बात की जाए तो सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने वर्ष 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया था। 1873 में ज्योतिराव फुले ने पिछड़ी जातियों के लोगों हेतु समान अधिकार हासिल करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, शिशु हत्या निवारण गृह की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य गर्भवती विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बाल देखभाल केंद्र की स्थापना करना था। काव्य फुले, पोएट्री ब्लॉसम्स तथा 52 कसी सुबोध रत्नाकर, द ओशन ऑफ प्योर जेम्स इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं। अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय स्टेट बैंक ने पर्यावरण अनुकूल पहलों और परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम। अटल सेतु न्यावा शेवा सी लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका के हवाई द्वीप समूह की यात्रा की है। कोल्ड डार्क मैटर का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है। CDM एक काल्पनिक डार्क मैटर है जो मौजूदा ब्रह्मांड के 25% हिस्से का निर्माण करता है। कॉन्जॉइंट सिल्वर लाइन तितली की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज कर्नाटक के कोडागु जिले में की गई है। बीते 4 दशकों में पश्चिमी घाट में ये पहली ऐसी खोज है। हम्बोल्ट्स एनिग्मा, ये तथ्य अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस तथ्य के अनुसार सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित कालाराम मंदिर के दर्शन किए। इस मंदिर का निर्माण 1782 में सरदार रंगराव ओधेकर द्वारा एक पुराने लकड़ी के मंदिर के स्थान पर किया गया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।